बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 17 मार्च पाकिस्तान में मंगल की सुबह और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 108। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर बहुत ही खौफनाक, दिलखराश और गमगीन खबर। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ की हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक जो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी ज़राए ने क्लेम किया कि वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की बमबारी से जो ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री थी वहाँ पर दहशतगर्दों को कत्ल कर दिया गया, जाँ बहक कर दिया गया, मार दिया गया। लेकिन अब जो अफ़गानिस्तान से उस पर ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ही डरावनी हैं, दिलखराश हैं, गम देने वाली हैं, परेशान कर देने वाली हैं। बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि वो एक असल में रीहैब सेंटर था, एक ऐसा सेंटर जहां पर नशे के आदी लोगों का इलाज हो रहा था। उस रीहैब सेंटर में जहां पर मरीज थे वहां पर बमबारी हुई और 500 के करीब वहां पर हलाकतें हुई हैं। जी हाँ, जो अफ़गान नैरेटिव है इसके ऊपर वो ये है कि हमारे 500 लोगों को शहीद कर दिया है पाकिस्तान एयरफोर्स की कार्रवाई ने, जो काबुल में और शायद नंगरहार में या दूसरे इलाकों के अंदर ये कार्रवाइयाँ हुई। अब जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए हैं, आपको ये माजी में पता चल चुका कि जब जब सिक्योरिटी ज़राए का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और ये तो खुद से एडमिट कर चुके हैं डीजी आईएसपीआर के वो उनके ऑफिस से होता है। तो अब क्योंकि दोबारा से पाकिस्तान के टेलीविजन में सिक्योरिटी ज़राए से खबरें चली हैं, जिसका मतलब है डीजी आईएसपीआर के दफ्तर से खबर चली है, वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कार्रवाई की है काबुल और नंगरहार में, जहां पर ड्रोन बनाने वाले मराकज़ को निशाना बनाया गया है। और दावा ये किया है कि ये ऐसी वर्कशॉप्स थीं जहां पर भारतीय और इस्राएली पुर्जों से ड्रोन तैयार किए जा रहे थे। मतलब कि जो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर साहब का वर्जन है, जाहिर है डीजी आईएसपीआर का नाम नहीं आ रहा, सिक्योरिटी ज़राए लिख के ये खबर दी जा रही है, उसके मुताबिक अफ़गानिस्तान में एक ड्रोन सेंटर था या ड्रोन्स की वर्कशॉप थी जहां पर ड्रोन बन रहे थे इंडियन और इस्राएली पुर्जों से, और अफ़गान दहशतगर्द उस वर्कशॉप के अंदर ड्रोन्स बना रहे थे, जो जाहिर है पाकिस्तान का क्लेम है कि वो बाद में पाकिस्तान पर इस्तेमाल होते हैं या होने थे। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने वहाँ पर बमबारी की और उन वर्कशॉप्स को तबाह कर दिया और उन दहशतगर्दों को जो वहाँ उस वर्कशॉप में ड्रोन बना रहे थे उनको कत्ल कर दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान से अब जो रिपोर्ट हो रहा है, और स्पेशली बीबीसी की रिपोर्ट जो हमने देखी है, जो जाहिर है पश्तो में है, अफ़गान बीबीसी चैनल जो जैसे बीबीसी उर्दू है वैसे ही अफ़गानिस्तान के लिए बीबीसी है, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 500 के करीब उनके शहरी जो हैं उनको पाकिस्तान की एयरफोर्स ने शहीद कर दिया है। ईदर वे दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट। वहाँ पर वो वर्कशॉप थी या वहाँ पर रीहैब था, मतलब कि मंशियात के आदी लोगों का हस्पताल था जहाँ पर उनका इलाज हो रहा था। ईदर वे दिस इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट। और अगर ये वाकई रीहैब सेंटर था तो फिर ये ईरान के अंदर जो मुनाब शहर में बच्चियों के स्कूल के ऊपर हमला हुआ था जिसमें 165 बच्चियां शहीद हुई थी, उसके बाद शायद ये उसी तरह का बड़ा वाकया रीजन के अंदर है। अगर ये वाकई रीहैब सेंटर था जो कि अब अफ़गानिस्तान क्लेम कर रहा है, बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है, जाहिर है बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है तो बिल्कुल हम इसे अंडर द कारपेट नहीं कर सकते, हम इसे ये नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट नशरियाती इदारा ये क्लेम कर रहा है। अब मैं ये समझता हूँ कि बीबीसी हो, सीएनएन हो, बहुत दफ़ा इनकी बायस है, बहुत दफ़ा ये गलत रिपोर्टिंग भी करते होंगे ये चैनल्स, लेकिन ये हमारा हमसाया मुल्क है, हमें बहुत जल्दी ही वहाँ से ग्राउंड से सारी इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल अगले चंद घंटों में आ जाएगी। और मुझे शक यही है कि अगर बीबीसी जैसा नशरियाती इदारा ये कह रहा है कि वो रीहैब सेंटर है तो ज़रूर वहाँ पर रीहैब सेंटर होगा। हाँ, ये बात हो सकती है कि 500 ना हो, 400 हों, 400 ना हो, 300 हों, क्योंकि शुरू में इन्फॉर्मेशन ये आई कि 250 लोग वहाँ पर जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं, लेकिन बाद में अब बीबीसी ये नशर कर रहा है कि 500 के करीब वहाँ पर शहादतें हुई हैं। दिस इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट। और ये वो जंग है जो आसिम मुनीर जो हैं वो मुसल्लत कर रहे हैं। इमरान खान ने जेल में से कहा था कि आसिम मुनीर ये जंग लड़ने जा रहे हैं, और 1 साल पहले कहा था तकरीबन, और कहा था कि वो जानबूझकर इस जंग को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहे हैं ताकि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये बता सकें कि मैं वो मुजाहिद हूँ जो आपके लिए अफ़गान तालिबान के साथ लड़ूंगा। आप सबको ये भी पता है कि सदर ट्रंप वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि उन्हें
वहाँ का जो बगराम एयरबेस है वो चाहिए, क्योंकि वहाँ से वो चाइना पर नज़र रखना चाहते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपके सामने ये भी रिपोर्ट किया था कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पैगाम भेजा चाइनीज़ एम्बेसडर के ज़रिए कि आप ये जंग बंद कर दें और बॉर्डर खोल दें। और जो अखबार ये रिपोर्ट कर रहा था, गालिबन रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया था, उनके मुताबिक पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। उसके बाद अब ये दोबारा से बमबारी हुई है, मतलब चाइना ये जंग बंद करवाना चाहता है, लेकिन हम बंद नहीं करना चाहते। अब जो तासर है हमारा या दुनिया का, या जो देख के हमें लगता है, वो यही है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश करने के लिए या उनके जो मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ये जंग हर सूरत अपने ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। ये बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन होगी अगर वाकई वहाँ पर 500 अफराद रिहैब सेंटर पर जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो ये बहुत ही तकलीफ़ दे बात भी है और ये काबिल मज़म्मत बात भी है। लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वाकई वहाँ पर दहशतगर्द थे या नहीं। अभी हम जो हमें पता चला वो आपके सामने रिपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पिछले चंद दिनों से मैं इतना ओवरवेल्म हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन से उन बच्चियों की वीडियो मैंने देखी है ईरान में, और जो कुछ मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, बहुत कुछ आपके सामने रखता हूँ, बहुत कुछ यूट्यूब के कवानीन की वजह से आपके सामने नहीं रख पाता। मैंने ऐसी ऐसी लाशें देखी हैं जिनके सर नहीं होते, छोटी बच्चियों की लाशें देखी हैं जिनके जिस्म के हिस्से नहीं होते, तो आई एम लिटिल ओवरवेल्म्ड। मुझे आज मेरी एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत जो मुझे गाइड भी करते रहते हैं, मुझे देखते भी हैं, उन्होंने आज मुझे बताया कि आप पिछले चंद दिनों से कंपोज नहीं हैं, आपका वीलॉग बिखरा होता है, आप एक बात शुरू करते हैं दूसरी पे चले जाते हैं, दूसरी शुरू करते हैं तीसरी पे चले जाते हैं। तो मैंने उनसे एग्री किया कि मैं बिल्कुल वाकई उस तरह से कंपोज नहीं हूँ, क्योंकि मैं ओवरवेल्म हूँ जो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मैं डील कर रहा हूँ। शायद मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं हूँ इस बात में। इतना इतना जो कत्लो गारत है, इतनी लाशें जो हैं उनको डील करना, तो मेरे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाते हैं वो इमेजेस, वो वीडियोस जो मैं देख रहा हूँ, और उसके बाद आपके सामने मैंने उसे रिपोर्ट करना होता है। आगे चलते हैं। ये खबर तो हो गई, तकलीफ़देह खबर है ये भी जो आपके सामने रखी है। और दूसरी खबर जो है वो भी इसी से जुड़ी हुई खबर लगती है, और वो है कि ईरान के सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान, एक उस तरफ भी बलूचिस्तान और सिस्तान है, मीन इस तरफ बलूचिस्तान तो उस तरफ सिस्तान, वहाँ पर एक वहाँ की पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज पर हमला किया है और 6 लोग वहाँ पर जाँ भाग हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। 5 उनके सिक्योरिटी एहलकार हैं और एक सिविलियन है। अब ये भी बहुत ही मानी खेज सिचुएशन है, क्योंकि याद कीजिए हमने एक दिन आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें ये दिखाया था कि ईरान की जो सरजमीन है उसके चारों तरफ तकरीबन या ज़्यादा अतराफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इराक की साइड पे, भले ये आबनाए हरमज़ की साइड पर आप देख लें, भले उस तरफ जो आज़रबाईजान है उसकी तरफ देख लें, भले जो दूसरे मामलात हैं उन सारे जितने भी एरियाज़ हैं उनके वो देख लें, तो वहाँ पर संगलाख किस्म के पहाड़ हैं और वहाँ से इंटर होना खासा मुश्किल है। वो वही नेचुरल कवर है जो ईरान को मिलता है, जिससे ईरान की हिफाजत बहुत बेहतर हो जाती है। पाकिस्तान का बॉर्डर वाहिद है जहाँ से पेनिट्रेशन हो सकती है। अब ये एक है तो छोटा वाक़या अभी तक कि 6 लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी फोर्स पर किसी ने हमला किया है। अब ये दहशतगर्द भी हो सकते हैं, इंतहा पसंद भी हो सकते हैं। अब ईरान पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगा सकता है इसका। अब ये दहशतगर्दों से या किसी तीसरे मुल्क, मतलब इसराइल, इंडिया, किसी और की तरफ से मोटिवेटेड भी हो सकते हैं, और ईरान ये भी इल्ज़ाम लगा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से हैं। तो खुदा न खास्ता ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान की साइड वाला जो हिस्सा है वहाँ पर मीन इसराइल और अमेरिका के हमलों के अलावा ये शायद पहली ट्रेजिडी है जो ईरान को देखनी पड़ी है, और वो हमारी सरहद की तरफ से है। ये उनकी जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, ईरान की मोतबर न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने इसे रिपोर्ट किया है। अगली खबर, जमाइमा खान ने एक बहुत ही मुफस्सल किस्म का ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि उनके बेटों ने जनवरी में एक दफ़ा फिर, पहले भी अप्लाई किया था ज़ाहिर है, जनवरी में एक बार फिर उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया ताकि वो अपने वालिद से मिल सकें और पाकिस्तान जाकर जेल में उनकी तीमारदारी भी कर सकें और मिल भी सकें। उन्होंने बताया कि 2022 में आखिरी बार उनके बेटे अपने वालिद इमरान खान से मिले थे जब उन पर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई थी, उनको गोलियां मारी गई थी कत्ल करने के लिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे बेटों की ना ही फ़ोन पर बात करवाई जाती है, ना ही उन्हें वीज़ा इशू किया जाता है। वो कहती हैं कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पर ये लिखा है कि 7 से 10 दिन में वीज़ा इशू हो जाता है। उन्होंने कहा दूसरी बार जनवरी के महीने में वीज़ा अप्लाई किया था जिस पर अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ। फिर उन्होंने याद करवाया
कि मेहदी हसन के प्रोग्राम पर ख्वाजा आसिफ ने यह प्रॉमिस किया था कि इमरान खान के बेटे जाकर वहाँ उनको मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उन्होंने याद करवाया कि शहबाज शरीफ के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने याल्दा हाकिम के शो पर, जी हाँ, जहाँ पर मुशर्रफ जैदी कई दफ़ा थूक लगाते हुए अपने मुंह को, सफ़ात को, माजरत इस लफ्ज़ पर, वो हमने आपके सामने वीडियो रखी थी, उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने भी प्रॉमिस किया था कि वीज़ाज़ इशू होंगे। अब जो जमायमा खान है वो ये कह रही हैं कि 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, जिस काम को 7 से 10 दिन हो जाने चाहिए थे, उनको वीज़ा इशू नहीं हुए। जमायमा खान ने अब डायरेक्टली टैग किया है ट्विटर के ऊपर शहबाज शरीफ को और कहा है कि आपसे अपील करती हूँ कि आप ये वीज़ाज़ इशू करें। उस पर जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, जो साबिक़ अमरीकी सफारतकार हैं, उन्होंने उस पर एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि ये बहुत ही हैरान कुन बात है, क्योंकि ये तो इंसानी हमदर्दी पर, इवन अगर किसी ने प्रॉमिस ना भी किया हो और इमरान खान जैसा हाई प्रोफाइल केस ना भी हो, तो आम सिचुएशन में भी, इंसानी हमदर्दी की सिचुएशन में पूरी दुनिया में हर मुल्क ऐसे वीज़ों को फास्ट प्रोसेस करता है। जो काम 7 दिन में होना चाहिए था वो 2 महीने में क्यों नहीं हुआ? फिर उन्होंने बरतानिया की हुकूमत पर जोर दिया कि क्या आप वीज़े नहीं देते पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को बरतानिया आने पर? अगर वो आपके शहरियों को वीज़ा नहीं देते तो फिर आप, उन्होंने बहुत कुछ तो नहीं लिखा लेकिन इशारा इसी तरफ दिया कि क्या आप उनके वीज़ाज़ नहीं रोक सकते या आप उनसे ये बात नहीं कर सकते? उन्होंने कहा कि बरतानवी जो गवर्नमेंट है उन्हें अपना रोल इसमें ज़रूर अदा करना चाहिए। तो ये एक सिचुएशन है जो जमायमा खान साहबा ने आज हाईलाइट की है कि कासिम खान और सुलेमान खान को उनके वालिद से मिलने के लिए जो वीज़ाज़ हैं वो जारी नहीं किए जा रहे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो हेल्थ है उसके ऊपर हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। अक्सर आप कमेंट्स में कहते हैं कि आज आपने कोई खबर उससे, इमरान खान साहब से रिलेटेड बीच में ऐड नहीं की। मैं शर्मिंदा हूँ, हमारे पास कोई खबर नहीं होती। मुझे नहीं पता होता कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे लिए भी ये तकलीफ़ की बात होती है। ना पार्टी की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है, ना मेरे पास कोई अपडेट होती है। झूठी अपडेट बना के मैं आपके सामने नहीं रख सकता, क्योंकि वो एक मैं ये कहूँगा कि गद्दारी होगी आपके साथ भी और इमरान खान के साथ भी। इसलिए मैं खामोश रहता हूँ जब मेरे पास कोई ख़बर नहीं होती, और जब होती है तो आपके सामने रखता हूँ। इसलिए मेरे पास अमूमी तौर पर आजकल इमरान खान साहब के बारे में कोई ख़बर नहीं आ रही, क्योंकि कोई ना कोई एफर्ट कर रहा है। मसलन पिछले हफ्ते खबर थी वो नेगेटिव थी, मैं फिर वो आपके सामने खबर रखता, फिर पार्टी ने खफा होना था। जो लिस्ट थी पिछली दफ़ा पार्टी के लोगों की, उनमें से मैं शायद किसी एक शख्स को भी नहीं जानता था। वो ऐसे गुमनाम नामों के ऊपर लिस्ट थी कि जो मेरे ख्याल में, मैं ये नहीं कह रहा वो लोग कोई मुझसे कमतर हैं या किसी और से कमतर हैं, वो मेरे से मोतबर लोग होंगे, मेरे से ज़्यादा बाइज़्ज़त होंगे, मेरे से ज़्यादा बड़े ख़ानदानों के होंगे, लेकिन वो मीडिया में इम्पैक्ट जनरेट नहीं कर सकते। उसमें एक नाम को मैं जानता था, आरिफ मुबीन जट, जो गुजरांवाला से हमारे नौखेज़ किस्म के एमएनए हैं, पहली दफ़ा एमएनए बने, और उनके बारे में मुझे पार्टी के सीनियर लेवल से पता चला कि वो हवा के झोंके के साथ चौधरी निज़ामुद्दीन के पास बहुत ज़्यादा क्लोजली लगे हुए हैं, इसीलिए वो अडयाला के सामने और कई जगहों पर तशरीफ़ नहीं लेके आते। अब और मुतअद्दिद बार हमने उनकी तस्वीर भी आपके सामने रखी कि वो नहीं आते, लेकिन शादियाँ और वलीमे वो भुगतते हैं। उनका नाम लिस्ट के अंदर था। उसके अलावा जो लोग थे उनको मैं ज़ाती तौर पर ना कभी मिला हूँ ना जानता हूँ। कहीं मुलाकात हुई हो, मीन तस्वीर उनके साथ हो, तो कल को वो कहेंगे ये झूठ बोल रहे हैं, ये देखिए हमारी उनके साथ तस्वीर, तो वो दोस्त ऐसे ही होंगे कि मैं उन्हें नहीं जानता। और मैं पार्टी में चीफ ऑफ स्टाफ रहा हूं, इससे आप समझ लीजिए कि किस तरह की लिस्ट बनाई जाती है। अगर सीनियर लोग जाएं वहां पर, मसलन असद कैसर साहब का नाम डाला जाए, मसलन और जितने भी सीनियर हमारे अकाबरीन हैं उनको ना भी मिलने दिया जाए, सामने खड़े होकर बात करेंगे प्रेस पर, कोई न्यूज़ बनेगी, कोई टेलीविज़न रन करेगा, कोई सोशल मीडिया रन करेगा, इमरान खान की बात होगी। इन जंग के दिनों में इमरान खान का कॉज या उनकी आंख जो है वो बिल्कुल पीछे नहीं चले जाएगा, सब भूल नहीं जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने बार बार इस पर तवज्जो दिलाई, सलमान अकरम राजा साहब का नाम लेके भी तवज्जो दिलाई कि लिस्ट में नाम सीनियर लोगों का डालें, वो वहाँ जाएं। क्या हफ्ते में एक दिन हमारे पास 5 ऐसे सीनियर लोग नहीं हैं जिनको लोग जानते हों? मसलन अली मोहम्मद ख़ान, शहरयार अफरीदी, मतलब 20 नाम है, आतिफ खान, पंजाब से 20 नाम है जिनके आप नाम डाल सकते हैं। तो अब इस पर मैं क्या खबर दूं? मैं क्या खबर दूं आपको कि मरियम नवाज़ ने 13 अरब का जहाज़ खरीदा। अभी तक पंजाब असम्बली के अंदर, ये फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया कि क्या अपोजिशन मर गई है?
वहाँ पर जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं, दोनों गायब हैं। दोनों की कोई चीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आई कि उन्होंने को प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे की हो, उन्होंने को मरीम नवाज़ के 13 अरब के जहाज़ के ऊपर कोई सवालात उठाए हों, फिर मरीम नवाज़ के बेटे की हनीमून या उनके ख़ानदान के दूसरे लोगों का रवानगी नज़र आई है, वो हम यहाँ से कह रहे हैं उन्होंने कोई वाइट पेपर, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। फिर अली डार के दफ्तर के ऊपर जो मरीम नवाज़ साहब के बहनोई हैं, साहबा के बहनोई हैं, मरियम उनकी साली हैं, उन्होंने कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपया उन पर इल्ज़ाम है कि पंजाब जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उससे दफ्तर बनाया। पीछे तस्वीर लगाई हुई है मरियम नवाज़ की कायदे आज़म की जगह पर, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर पंजाब असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बोली। अब मैं इतनी बार तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में बात कर चुका हूँ, इतने नाम ले चुका हूँ कि अब वो मुझे जाहिर है गालियाँ भी देते हैं और अपना दुश्मन भी समझते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि कितना नाम लें, कितना झंझोड़ें, कितनी शर्म दिलाएं तो हमारे लोगों को शर्म आएगी कि जिसके नाम पर आप वोट लेकर सीटों पर बैठे हैं वो जेल में, जो आपके लिए और कौम के लिए असूल के ऊपर जेल काट रहा है, वरना वो भी नवाज शरीफ बन जाते एक लम्हे के लिए। आप इतना सा काम नहीं कर सकते कि आप हवाई जहाज़ 13 अरब के ऊपर सवाल उठाएं। आप ये जो इतनी, मैं कहूँगा कि ज़रा सी भी इतनी नकम्मी अपोजिशन है। फवाद चौधरी का कहना दुरुस्त है कि क्या पूरी अपोजिशन मर गई है? तो जो अपोजिशन लीडर हैं, डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं, वो काम नहीं कर सकते तो रिज़ाइन कर दें। मैंने पहले भी कहा था एक कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है, उतर जाएं, किसी और को मौका दें। क्यों बैठे हुए हैं आप लोग सारे, जितने भी लोग हैं वहाँ पर दोस्त, आप लोग 99 MPAs हैं। आप एक असेंबली के सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके इस जहाज़ के ऊपर। ओ बाबा, इससे क्यों डरते हो? ये तो आसिम मुनीर के खिलाफ तो नहीं बात कर रही है, ये जहाज़ तो मरियम नवाज़ ने लिया हुआ है। मैं कब कह रहा हूं कि आप आसिम मुनीर साहब के 20 अरब के जहाज़ के ऊपर बात करें, वो तो आप नहीं करेंगे, वो हम चलें यहाँ से कर रहे हैं। तो इसलिए आप अक्सर यहाँ कॉमेंट्स करते हैं, मैं पढ़ता हूँ फिर खामोश हो जाता हूँ। अपने पेट से कितना कपड़ा उठाएं? मतलब अब तो मैं कहता हूं पेट का कपड़ा तो उठ गया है, अब तो ये चाहते हैं कि पूरे अलफ नंगे होके हम खड़े हो जाएं, या इनसे गंदी गालियां खाएं, या इनको गंदी गालियां दें तो शायद इनको शर्म आएगी कि इन्होंने कुछ करना है दोस्तों ने, वरना कोई हद रह नहीं गई। जिस तरह के काम हो रहे हैं, मैंने आपको बताया, ये 4 दफ़ा, चौथी दफ़ा मैं ये तनकीद कर रहा हूं कि लिस्ट में ऐसे नाम डाले जाते हैं जिनको हम भी नहीं जानते। अब पता क्या होगा, अब वहां से हमारा कोई सीनियर लीडरशिप उठेगी और कहेगी ये क्या आदमी है, ये यहां लोगों को कमतर समझता है, इसके नज़दीक ये जिनके नाम डालें ये कमतर हैं, ये इन्हें अपने आप को इनसे बड़ा लीडर जानता है। बजाय इस चीज़ के ऊपर पॉजिटिव रहते हुए इस चीज़ को फिक्स करने की, ऐसा इस्तदलाल ढूंढेंगे कि क्या जवाब दें। आगे चलते हैं जी। ये बात तो हो गई अमरीकी ड्रोन्स। ये बहुत ही हैरानकुन डेवलपमेंट हुई है अमरीकी ड्रोन्स के बारे में। चीन की कंपनी है जिंगान टेक्नोलॉजी, उन्होंने अमरीकी बम्बार B-2 जो उनके मॉडर्न 3 एयरक्राफ्ट हैं बम्बारी के लिए, उनको उन्होंने एक किस्म का समझ लीजिए हैक कर लिया। वैसे ही जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने इंडियन एरोप्लेन्स जो थे उनको एक किस्म का हैक कर लिया था, बिल्कुल उसी तरीके से हैक कर लिया। और अब ये जो कंपनी है ये कहती है कि हमने उनका तकरीबन काफ़ी सारा डाटा जो है वो डाउनलोड कर लिया या हासिल कर लिया या एक्सेस कर लिया, और वो क्या मिशन लेकर आए थे, क्या वो मुकम्मल करके गए, क्या उनका पूरा गेम प्लान है, वो काफ़ी कुछ हमारे पास आ गया है। और आने वाले दिनों में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका जो है वो क्या करने जा रहा है इस रीजन में। ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है, चाइना की बहुत बड़ी सक्सेस है, और इससे ये भी नज़र आता है कि चाइना की अब AI की फील्ड में, मेरे ख्याल में अमेरिका के हम पल्ला तो चाइना है ही, मुझे लगता है कि चाइना अब अपनी बालादस्ती जो है वो क्रिएट करता जा रहा है डे बाय डे, और आने वाले दिनों में आप मज़ीद ऐसे मोजज़े होते हुए देखेंगे। फिर टेलीग्राफ ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी, यूके का बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रन की है। उन्होंने कहा है कि मुश्तबा खामेनाई उस दिन बस इत्तफाकन जिंदा बच गए, क्योंकि हमले से चंद सेकंड पहले वो उस कमरे से निकल के जहाँ पर सैयद अली खामेनाई शहीद मौजूद थे, वहाँ से निकल के वो बाहर बाग में, अपने घर के गार्डन में, बाहर लॉन में वो वॉक करने निकल गए, इसलिए वो बच गए। वो कहते हैं कि चंद मिनट पहले या चंद लम्हे पहले वो वहाँ पर निकल गए। ये टेलीग्राफ को कैसे पता चला? उनको एक्सेस हुई है एक मुबैना वॉइस नोट जो कि मुज़ाहर हुसैनी, जो सुप्रीम लीडर के दफ्तर के प्रोटोकॉल चीफ थे, उन्होंने गालिबन एक वॉइस नोट भेजा है सीनियर उल्मा,
और रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स को उन्होंने ब्रीफ किया, बताया कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। तो अपने उस वॉइस नोट में उन्होंने बताया कि मुज्तबा खामेनेई जो है वो चंद लम्हे पहले गार्डन में गए जब ये हमला हुआ और इसलिए वो बच गए। वो जख्मी हुए हैं, उनकी टांग पर चोट लगी थी, ये वहाँ से बताया जा रहा है। इसी मीटिंग के अंदर जो उस दिन भी हमने आपको बताया था और अब टेलीग्राफ इसको कंफर्म कर रहा है, याद कीजिए मैंने आपको 3 तरह के इनके मिसाइल बताए थे, ब्लैक स्पैरो, ब्लू स्पैरो और सिल्वर स्पैरो। तो अब ये कंफर्म किया जा रहा है कि ब्लू स्पैरो जो है वो मिसाइल इस्तेमाल हुआ था। टेलीग्राफ ये स्टोरी कर रहा है, बता रहे हैं कि अली खामेनेई जो थे वो शहीद हुए, वज़ीर दिफा उसमें शहीद हुए, पासदारान इनकलाब के सरबराह इसमें शहीद हुए, और फिर जो मुज्तबा खामेनेई हैं उनकी बीवी, उनका बेटा मौके पर हलाक हो गए, शहीद हो गए। उनके बहनोई जो मसाब उनका नाम है वो भी वहाँ शहीद हुए और उनका सर जो था वो उनकी लाश से अलग हो गया। और फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम लीडर के फौजी दफ्तर के सरबराह मोहम्मद शराजी, उनके जिस्म के चंद टुकड़े मिल सके, मीन उनको शायद मिसाइल ने डायरेक्टली हिट किया। तो ये टेलीग्राफ बता रहा है कि वो ज़ख्मी ज़रूर हुए मुज्तबा खामेनेई, लेकिन इस वक्त उनका पता नहीं है, मीन वो सिर्फ चंद लम्हे पहले बाहर आए। दूसरी तरफ सदर ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो शायद ज़ख्मी हैं, हमें नहीं पता वो जिंदा हैं कि नहीं हैं। सदर ट्रंप ने भी इस पर लंबी चौड़ी बात की है। आगे चलते हैं ज़रा। आगे मैंने आपको 3 शॉर्ट वीडियोस दिखानी है। इन तीनों वीडियोस को देख के आप एक बात समझ लेंगे सदर ट्रंप की अपनी जुबानी कि सदर ट्रंप बौंतर चुके हैं। जी हाँ, मीन बदहवास हो चुके हैं। वो बिल्कुल ही इज़ नॉट इन हिज सेंसेस, और दूसरे लफ्ज़ों में वो वाज़े तौर पर ईरान की बर्तरी भी मान रहे हैं। आप उर्फ़े आम में ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ईरान ने अपनी बर्तरी साबित की है, या ईरान की जीत का ऐलान कोई और नहीं, सदर ट्रंप अपने मुंह से कर रहे हैं। तीनों क्लिप्स जो सदर ट्रंप के कल के हैं, पुराने नहीं हैं, वो आपने सुनने हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सदर ट्रंप की इस वक्त ज़हनी हालत क्या है, ईरान की हालत क्या है, और इस जंग का जो है वो मुस्तकबिल क्या है। सदर ट्रंप जो है, उनकी पहली वीडियो जो आपके सामने रखते हैं उसमें सदर ट्रंप एक बात करते हैं, उसके 25 मिनट बाद उसके अपोजिट बात करते हैं, फिर एक बात करते हैं, उसके 1 मिनट बाद उससे अपोजिट बात करते हैं, फिर एक बात करते हैं, उसके 5 मिनट बाद उसके अपोजिट बात करते हैं। पहले कहते हैं कि हमें जब उनकी ज़रूरत थी, हमें जब भी उनकी ज़रूरत होगी तो कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा, ये पहला जुमला कहते हैं। ये आपको जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ यूरोप की तरफ इशारा करते हैं। अगले ही 5 या आधे घंटे के अंदर कहते हैं कि उनमें से बहुत सारे हमारी मदद को आने को तैयार हैं। पहले कहते कोई नहीं आएगा, अब कह रहे आने को तैयार हैं। अगला जुमला उनका है हमें बड़े जहाज़ चाहिए वहाँ पर, बिग बॉयज़। उसके बाद अगले ही मिनट कहते हैं हमें कुछ भी चाहिए, छोटी बोट्स कुछ भी भेज दें। उसके बाद कहते हैं कि हमें उनकी मदद शदीद दरकार है। उसके अगले ही मिनट कहते हैं हमें किसी की मदद नहीं दरकार, हम बिल्कुल सब कुछ खुद कर रहे हैं। मीन बदहवास हैं, खुद नहीं पता कि क्या बात कर रहे हैं। ये देखिए। If we ever needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. We have some that are really enthusiastic. They're coming already. This isn't need. Need would be one of the big boys. If we need their mine boats, or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us. We want them to come and help us with the Strait. My attitude is we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. Did you follow that? देख लिया आपने। अब जरा सदर ट्रंप की अगली वीडियो आपके सामने रखते हैं, और उसमें सदर ट्रंप कह रहे हैं कि they weren't supposed to go after all these countries in the Middle East. They hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. सदर ट्रंप कह रहे हैं कि हम शॉक्ड हैं। मतलब वो खुद अपने मुंह से मान रहे हैं, अमेरिका के सदर खुद अपने मुंह से मान रहे हैं कि हमें जो काबिलियत थी या इराक की जो कैपेबिलिटी थी उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। हमें इराक कह दिया, माजरत ईरान, हमें ईरान की कैपेबिलिटी का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, हमें ईरान की स्ट्रेंथ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ये अमेरिकी सदर कह रहे हैं, वो जिन्होंने हमला कर डाला, जो कह रहे हैं ईरान के पास हमें पता है न्यूक्लियर बम था, वो बनाने जा रहे थे, वो हम पर हमला कर रहे हैं। हालत चेक करें, आपको लग रहा होगा कि मैं गलत कह रहा हूं, सुनिए। And power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked.
सुन लिया आपने, ये सिर्फ सदर ट्रंप नहीं कह रहे। कल मैंने एक रीम अल हाशमी, एक यूएई की स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, उनका मैंने इंटरव्यू सुना, तो वो भी कह रही थी कि वी आर शॉक्ड कि उन्होंने हम पर हमले कर दिए। मैं हैरान हूं सबके ऊपर कि जब आप फौजी अड्डे अमेरिका को दे रहे थे और वो वहां से उन पर हमला कर रहे हैं, तो व्हाट एल्स यू विल एक्सपेक्ट, वो ईरान वहां पर क्या करेगा? तो मेरी अभी तक समझ में नहीं है कि वाई प्रेसिडेंट ट्रंप इज शॉक्ड, वाई यूएई इज शॉक्ड, ये मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन दोनों पार्टियां कह रही हैं कि वी आर शॉक्ड। तो एक बात मानना पड़ेगा कि ईरान ने इन सबको, और आपको भी मानना पड़ेगा, आपको भी मुझे भी, हम सबको, ईरान ने अपनी रेजिलियंस के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी बहादुरी के साथ, और अपनी, मैं ये कहूँगा कि जो कंसिस्टेंसी है, जो दिलेरी है, जो कंसिस्टेंसी है, कितने बड़े हमले के बाद सुप्रीम लीडर नहीं था 15 दिन तक, उसके बावजूद वो नेशन कंपोज रही है और लड़ रही है। आगे चलते हैं। ट्रंप ने अब इस सब के बाद जो आखिरी काम किया है वो ये किया है कि सदर ट्रंप अपने मुंह से तारीफें कर रहे हैं ईरान की। किसकी? ईरान की। जी हाँ, सदर ट्रंप ने अपने मुंह से तारीफें की हैं। जरा सुनिएगा वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि आई एम डीलिंग विद वेरी स्मार्ट प्लेयर्स, दे आर स्मार्ट पीपल। ईरानी बहुत स्मार्ट लोग हैं। दे डोंट गेट देयर अदरवाइज, जो कुछ वो हमारे साथ वापस कर रहे हैं, जहाँ तक वो पहुँचे हुए हैं, जिस तरह वो मज़ाइल हमारी भूतनी की तरफ छोड़ रहे हैं, वहाँ पर वो कभी ना जा पाते अगर वो स्मार्ट ना होते। आगे सुनिएगा। यू नो हु यू आर डीलिंग विथ, कहते हैं तुम्हें पता है कि किसके साथ डील कर रहे हैं हम लोग? हाई लेवल इंटेलेक्ट, बहुत हाई लेवल की इंटेलेक्ट है ईरान वालों की, उनसे हम डील कर रहे हैं। हाई, वेरी हाई IQ पीपल, ये सदर ट्रंप कह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको फिर यकीन नहीं आ रहा होगा, सुनिए। Much more, only because people don't understand. To a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. सुन लिया आपने। अब इसका नतीजा क्या है? जब सदर ट्रंप किसी की तारीफ करते हैं ना, उसे सदर ट्रंप को कुछ चाहिए होता है। बिजनेसमैन है और इसलिए जब तारीफ मुफ्त में नहीं करते। सदर ट्रंप आपकी तारीफ करें तो आप ये समझ लें कि आप मारे गए। अब ईरान की तारीफ जब वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि ईरान जी डील दें अब, मतलब कि अब आप हमारे साथ बैठें और बात कर लें। हम शॉक भी हो गए हैं, और आपका इंटेलेक्ट भी बड़ा हाई है, आप बड़े ज़बरदस्त चेस के प्लेयर हैं, आप हमें अब डील दे दें, मैं आपके साथ बैठ के। मीन सदर ट्रंप डेस्परेट है इस वक्त कोई ना कोई डील लेने के। इन तीनों वीडियोस के बाद कम अज़ कम मैं ये आपके सामने इमोशनल स्टेटमेंट नहीं दे रहा कोई कि मैं ये समझता हूँ ईरान हमारा नेबर है, ब्रादर इस्लामिक कंट्री है, इसलिए नहीं, मैं बिल्कुल प्योरली ऑब्जेक्टिव, अगर इस सारे मामले पर ऑब्जेक्टिव भी रहूँ तो तब भी मेरा एनालिसिस यही है कि ईरान ने अपना जो झंडा था वो गाड़ दिया है। ईरान बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा है, ईरान नहीं हिला, ईरान ने अपना मेटल प्रूव किया है, और सदर ट्रंप को अब 2 कदम पीछे लेने पड़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं जी। सदर ट्रंप ने उसके बाद, ये तो हो गया, सदर ट्रंप ने उसके बाद बरतानवी वज़ीर आज़म कुछ शरीफ आदमी हैं। सदर ट्रंप ने वो गरीब की जोरू सबकी भाभी वाला काम किया हुआ है, उनका टल खड़का जाते हैं जिधर भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि टेलीग्राफ सोर्स है इस खबर का, सदर ट्रंप ने कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने फ़ैसलों के लिए, उन्होंने कहा नालायक सा बंदा है, मशीरों को पूछता रहता है। मैंने जब उसे कहा कि आओ आप नए हरमज़ में, तो उसने कहा मैं अपने मशीरों से पूछ के बताऊंगा। तो मैंने उसे कहा कि मशीरों से क्यों पूछते हो, आओ तुम खुद वज़ीर आज़म हो, तुम अपने फैसले खुद क्यों नहीं करते हो? ये सदर ट्रंप ने उन्हें कहा। आगे से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने मशीरों से पूछ के बताऊंगा। उसके बाद बरतानवी वज़ीर आज़म ने यह बयान दिया कि हम इस जंग में नहीं जा रहे, क्योंकि ये बरतानिया के इंटरेस्ट में, हम जो फैसला करेंगे वो बरतानिया के हक में करेंगे। अली लारिजानी ने एक बहुत ही खूबसूरत ख़त लिखा है तमाम मुसलमान हुक्मरानों को। उन्होंने वो हदीस याद करवाई है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों को ए मुसलमानों कह के पुकारे और उसको उसकी मदद की ज़रूरत हो, तो जो ना उसकी मदद करे वो मुसलमान नहीं होता। उन्होंने कहा कि ईरान ने आप सबको पुकारा, आप में से स्टेटमेंट्स देने के अलावा किसी इस्लामी मुल्क ने हमारी मदद नहीं की। लेकिन उन्होंने कहा कि अल्लाह पे यकीन और अपनी कौम की जो गैरत है उसके लिए ईरानी कौम लड़ रही है, लड़ती रहेगी। लेकिन याद रखिए, अमेरिका आपका सगा नहीं है, इसराइल आपका सगा नहीं है। अगर आज भी आप इकट्ठे ना हुए तो ये सब आप पर बुरा वक्त आने वाला है, आपको फिर कोई नहीं बचाएगा। ये उन्होंने वार्निंग भेजी है तमाम इस्लामी मुल्कों को, और एक दफ़ा फिर कहा है आओ इकट्ठे हो जाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।